नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है, जिनको दुनिया की सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जा सकता है। और जब इनको भारत की तरफ से खरीदा गया था तो ये बताया गया था कि ये सिस्टम हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को कई गुना तक बेहतर करने वाला है। अभी तक भारत को रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम की 3 रेजिमेंट को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन अभी तक इनको भारत की तरफ से एक्चुअली टेस्ट नहीं किया गया था कि ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पर अभी पहली बार भारत की तरफ से अपनी S-400 सिस्टम को टेस्ट करने की बात सामने आई है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी इंप्रेसिव पाए गए हैं। S-400 सिस्टम की जिस यूनिट को भी एक्चुअल एक्सरसाइज के दौरान टेस्ट किया गया था उसका नाम सुदर्शन बताया जा रहा है। और जब सुदर्शन S-400 सिस्टम को एक मेजर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराया गया था तो इसमें एक बहुत ही बड़ी सफलता हमको हासिल हुआ है। इस एक्सरसाइज के दौरान इसने एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट के पैकेज में से 80% एयरक्राफ्ट को मार गिराया था और बाकी एयरक्राफ्ट को अपने मिशन को अबॉर्ट करने में मजबूर कर दिया था। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था, जहां पर उन्होंने अपनी एक स्क्वाड्रन को लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के साथ डिप्लॉय किया था। एक्सरसाइज के दौरान रियल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे ताकि S-400 सिस्टम की कैपेबिलिटीज को सही तरीके से टेस्ट किया जा सके। सुदर्शन, जो कि लॉर्ड कृष्णा के सुदर्शन चक्र के नाम पर रखा गया है, उसने सिमुलेटेड एक्सरसाइज में सभी टारगेट के ऊपर लॉक कर लिया था और एनिमी एयरक्राफ्ट की टोटल फ्लीट में से या स्ट्राइक पैकेज में से 80% एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम हुआ था, जिसके बाद बाकी बचे हुए एयरक्राफ्ट को अपने मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा था और वो भाग गए थे। हालांकि भारत के पास अभी आकाश और MR-SAM जैसे और भी कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन S-400 सिस्टम उनमें से काफ़ी अलग है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन की टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अभी इसकी इफेक्टिवनेस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये हमारे लिए एक गेम चेंजर वेपन साबित होने वाला है। अगला अपडेट टैंक्स को लेके है। पिछले कुछ लड़ाइयों में टैंक्स वॉरफेयर में लगातार बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं और टैंक वॉरफेयर की टैक्टिक्स रैपिडली चेंज और इवॉल्व हो रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के बीच हुई कॉन्फ्लिक्ट ने ये बात साबित कर दिया था कि मॉडर्न वॉरफेयर में मेन बैटल टैंक की इंपॉर्टेंस आज भी उतना ही बरकरार है। इसमें रशिया ने अपने पुराने और नए टैंक्स को मिलाकर इस्तेमाल करके दिखा दिया था कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट में सब्सटेंशियल रिजर्व कितनी ज़रूरी होता है। अब इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी अभी अपनी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की टेंडर में करीब 1750 के आसपास ने मॉडर्न मेन बैटल टैंक को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाली, जो कि हमारी पुरानी T-72 फ्लीट को रिप्लेस करने वाली है। अब पहले भारत डायरेक्टली अपनी T-72 फ्लीट को रिटायर करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी उन्होंने इनको रिजर्व में रखने का फैसला किया जा सकता है। टैंक वॉरफेयर की इवॉल्विंग नेचर को देखते हुए DRDO ने प्रपोजल दिया है कि अभी T-72 टैंक्स को ऑटोनोमस मेन बैटल टैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को अलाउ करेगा कि अनमेन टैंक्स को हाई रिस्क सिनेरियो में पहले डिप्लॉय किया जा सके, जहां पर उनके नष्ट होने के ज़्यादा खतरा हमको दिखाई पड़ेगा, वहां पर हम मैन टैंक के बदले अनमेन टैंक को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ऐसे में अगर ज़्यादा खतरे वाली जगह पर या इनिशियल ऑफेंस के दौरान हम मैन टैंक के बदले या हमारे नए टैंक के बदले इस तरह की अनमेन T-72 टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हमको इनिशियली ऑफेंसिव फायर पावर को प्रोवाइड करने के साथ साथ दुश्मन की एंटी टैंक इन्वेंट्री को काफ़ी हद तक डिप्लीट कर सकते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा हमारे मेन टैंक को हो सकता है, जिसके बाद हमारे मैन्ड और मोर एडवांस टैंक के लिए रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के नतीजों को देखने के बाद मेन बैटल टैंक की रिजर्व को मेंटेन करना कितना जरूरी है हमको पता चल चुका है। इस वजह से DRDO अभी ओल्डर जनरेशन की T-72 टैंक्स को रिटायर करने के बदले उनको अनमेन टैंक में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और साथ ही अभी अर्जुन MK1 टैंक्स को भी बेस करके एक अनमेन टैंक और AI बेस्ड टैंक को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मैन टैंक की तरह रिमोटली या ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकेंगे और ये सेम लेवल की फायर पावर को प्रोवाइड कर सकें जो कि हमारी रेगुलर टैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसमें हमें कोई ह्यूमन कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला अपडेट इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरफ से है, जिसे अभी HAL की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की एग्जिस्टिंग MI-17 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। HAL के चेयरमैन CV अनंत किशन ने ये रिवील किया कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के साथ डिटेल डिस्कशन को करने के बाद अभी तीनों सर्विस की तरफ से
इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के करीब 419 यूनिट के लिए एक कंबाइंड रिक्वायरमेंट को खरीदने का कमिटमेंट किया गया है। ये नया हेलीकॉप्टर 12 से 13 टन क्लास का या मीडियम वेट क्लास का हेलीकॉप्टर होने वाला है, जो कि आगे चल के हमारी पुरानी हो रही Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर्स को 2027 के बाद रिप्लेस करने की उम्मीद किया जा रहा है। टोटल 419 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यूनिट में से 66 यूनिट डेक बेस्ड मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के रूप में इंडियन नेवी के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। ये मैरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हायर वेट और कस्टमाइज्ड कन्फिगरेशन के साथ आने वाले हैं ताकि नेवल मिशन की स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिमांड को पूरा कर सकेंगे, और बाकी बचे हुए 353 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को एलोकेट किया जाएगा। 8 जुलाई 2022 को एचएएल ने सफरान हेलीकॉप्टर इंजन के साथ एक एमओयू को साइन किया था, जिसमें एक जॉइंट वेंचर कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए नई जनरेशन की हेलीकॉप्टर इंजन को डेवलप, प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करने वाली है। इनिशियली इन हेलीकॉप्टर्स की पहली यूनिट को 2025 से 26 के बीच ही डेवलप करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसमें कुछ और साल डिले होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।